नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। आज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में मतदान हुआ। यूपी के दूसरे चरण में राज्य के 9 जिलों सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, बरेली तथा शाहजहांपुर की 55 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण की वोटिंग हुई। निर्वाचन आयोग के अनुसार दूसरे चरण में कुल 586 उम्मीदवार चुनाव में खड़े हैं। दूसरी ओर गोवा की बात करें तो गोवा विधानसभा की सारी ही 40 सीटों पर आज वोटिंग हुई और इन सीटों पर 301 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड की 17 सीटों पर भी आज मतदान हुआ, जहां पर 632 प्रत्याशी मैदान में हैं। चुनाव का ये चरण सभी राजनीतिक पार्टियों के लिए अहम है और कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से दीपचंद राठौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से मिहिर पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ योगेश चुड़गर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे योगेश जी शुरुआत करना चाहूंगी। अगर यूपी की बात करें तो यूपी के दूसरे चरण की आज वोटिंग हुई। अगर 2017 की बात करें और इन 55 सीटों की बात करें तो सर्वाधिक जो सीट है वो भाजपा को मिली थी, कुल 38 सीटें उनको मिली थी। क्या लगता है इस बार, क्योंकि ये बार समीकरण थोड़े अलग है? यूपी के दूसरे चरण में आज 9 जिलों को कवर किया गया और उसमें 55 सीट पर आज मतदान हुआ। ये 9 जिले जो है उसमें पहले भाजपा को अच्छे बहुमत मिले था, लेकिन इस बार जी सपा ने जोर लगाया है और कुछ जिले तो ऐसे हैं कि जहां सपा का बहुत प्रभाव है। उसके कारण भारतीय जनता पार्टी को शायद थोड़ी मुश्किल रहेगी। इसलिए भाजपा को अभी देखना होगा कि यूपी में जो अपना शासन चल रहा है, शासन अगर रिपीट करना है, ये 9 जिलों में कुछ अच्छा दिखाव करना पड़ेगा। लेकिन हमारे पास जो फिगर हुए 5 बजे तक 60% वोटिंग हुआ था और उसमें कई जिलों में तो 67-68% वोटिंग हुआ था। यानी प्रजा में, वोटर्स में तो उत्साह है। ये उत्साह का लाभ कौन सी पार्टी कितना लेती है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो पूरा जोर लगाया है, लेकिन सपा के अखिलेश ने भी इतना ही जोर लगाया हुआ है। बाकी कांग्रेस या तो बीएसपी, उसका कोई खास दिखाव नहीं लगता है। तो मैं समझता हूं कि भाजपा और सपा ये दोनों के बीच में ये सीटें का विभाजन होगा। और वैसे सर्वे तो दिखाते हैं कि भाजपा को पिछले टाइम जितनी सीटें मिली थी उतनी सीटें शायद इस टाइम नहीं भी मिले, तो भाजपा का कुछ कम सीटें मिलेगी, ऐसा मेरा अनुमान है। जी बिल्कुल, आपकी और दीपचंद जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर दूसरे चरण की बात करें, आज 55 सीटों पर मतदान हुआ। अगर 2017 के गणित पर अगर हम गौर करते हैं तो वहां पर भाजपा को 38 सीटें, सर्वाधिक सीटें मिली थी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की बात करें, जो कांग्रेस के साथ ही गठबंधन में थी, समाजवादी पार्टी को 15 मिली थी, कांग्रेस को 2 सीटें मिली थी। क्या लगता है इस बार कुछ नया सूत्र भी कांग्रेस द्वारा अपनाया गया, इसका कितना लाभ हो सकता है? जल्पा जी, लोकतंत्र के महापर्व पे आज जो दूसरे चरण पे जो उत्तर प्रदेश में वोटिंग हुई है, जो मैं बताना चाहूंगा, ये वोटिंग आज जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने जाट, लोधी, हिंदू, मुस्लिम के नाम पर नहीं, केवल विकास के नाम पर वोट करेगी। हम महिला शक्ति की बात करते हैं, उस पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। हमने कहा था कि लड़की हूँ लड़ सकती थी, मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। हम महंगाई के खिलाफ अल्लाह बोले हुए हैं, लेकिन आज सीधी बात यह है कि 5 राज्यों में को चुनाव को देखते हुए बीजेपी किस तरह की धर्म की और तुष्टिकरण की जो राजनीति कर रही है, उसको बुलाकर आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस तरह भी असम के मुख्यमंत्री ने इस तरह का बयान दिया कि उन्हें पता है कि तो वो सिर्फ वहां के नौजवानों को भटकाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए मुसलमान की राजनीति उन्होंने यहाँ तक कह दिया। मैं पूछना चाहूंगा
भारतीय जनता पार्टी करती है, नहीं तो मैं इस देश जिसको प्रधानमंत्री जी दिए इंदिरा जी के साथ गांधी जी पूरे देश में देखे की बात कर रहे हो, सच्ची भारतीय पार्टी दो तुष्टिकरण द्विगुण की राजनीति करे। और रही आपने उत्तराखंड की, मैं आपको जलपा जी बताना चाहूंगा जी कि उत्तराखंड के अंदर जन वहां की देवभूमि की जनता ने पूरी तरह से मन बना चुके हैं और उत्तराखंड के अंदर हम प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। अगर उत्तराखंड के अंदर कोई विकास का कोई काम करा है ना भारतीय जनता पार्टी ने, हमें यही काम करा है कि उन्होंने 3 मुख्यमंत्री बदले हैं, यहाँ पर कुछ काम नहीं करा। अगर देखो सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के अंदर सबसे ज्यादा कल्याण होता है, नहीं तो वहां रोजगार की है व्यवस्था है, नहीं वहां पर फैक्ट्री की व्यवस्था है। और कांग्रेस ने एक ही मुद्दा उठाया शुरू से लेकर, प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, महंगाई हो चाहे उन्नाव कांड हो चाहे आप लखनपुर की घटना हो, सिर्फ कांग्रेस पार्टी धरातल पर काम कर रही है। कोई भी एक सत्ता में विपक्ष में, आप एसपी की बात कर रहे हो, वो भी इतना उन्होंने वर्क नहीं करा। मैं आपको बताना चाहूंगा 3 दशकों से पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी 400 सीटों पर लड़ाई लड़ रही है। जी जी आपकी और यहाँ पर मिहिर जी आना चाहूंगी, क्योंकि ये बार यूपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी चुनाव में है। क्या लगता है, क्योंकि पिछली बार की बात करें तो सर्वाधिक सीटें के साथ भाजपा तो आई थी, और ये बार बात करें तो कहीं ना कहीं भाजपा और सपा के बीच में कड़ी टक्कर मानी जा रही है। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हमें जितने भी कांग्रेस के लोगों को पसंद है उनका पहले भी शुक्रिया करना चाहता हूँ। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं मिहिर जी। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे। आपकी वॉइस बहुत क्रैकल आ रही है। हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। अब अगर शक्य है तो अपना डिवाइस चेंज कर सकते हो तो कर लीजिए। प्रशांत जी, मैं तब तक डिबेट को आगे बढ़ाती हूँ, आपकी और आती हूँ। यूपी की बात करें तो यूपी में दूसरे चरण का आज मतदान हुआ, और इसके अगर हम गणित की बात करें, और ये बार तो सभी पार्टियां जानती है कि जातिगत समीकरण क्या रखते हैं, इसीलिए अधिकतर मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े करे गए हैं। क्या लगता है? नहीं, डेफिनेटली पहले चरण में जो 58 सीट और आज का 55 सीट, ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये दोनों चरण में से डिसाइड होने वाला था कि कौन बाजी मार रहा है या कौन आगे जा रहा है। पहले में हमने देखा कि 58 में से 53 सीट 2017 में बीजेपी को मिली, लेकिन इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का पूरा समीकरण हिल गया, बिगड़ गया और चेंज हो गया। कहीं ना कहीं सपा आरएलडी का गठबंधन बहुत आगे काम कर रहा है। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं वो मुझे 25-30 के आसपास दिखते नजर आ रहे हैं। बट अब 58 में से 50 सीट पहले चरण की जा रही है, उसमें डेफिनेटली एक्सेप्ट करेंगे। कांग्रेस कहीं पर अभी नहीं दिख रही है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बट सपा आरएलडी का गठबंधन कहीं आगे जा रहा है, 50-50 बीजेपी के साथ शेयर कर रहा है। जयंत चौधरी का पल्ला भारी है। इसी तरह आज का 55 का जो मतदान, मिक्स मतदान दोनों एड का, थोड़ा पश्चिमी उत्तर थोड़ा ये, तो उसमें कहीं ओपन आप देखा जाए मुद्दों के आधारित राजनीति के बेस पे, और जो किसानों का जो नाराजगी, गन्ने की नाराजगी, ये 2-3 दिन से हिजाब भी बहुत चढ़ा हुआ है, तो ये सब का मिक्स दिख रहा है कहीं ना कहीं पर। बट जितनी इफेक्ट हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की किसान की, गन्ने की नाराजगी की, बेरोजगारी की, चौधरीयों की जो कर रहे हैं, वो आज के दिन में थोड़ी कम दिख रही है, क्योंकि आज मिक्स प्रदेश था पूरा इलेक्शन वाला, और वहां पर मुस्लिम मतदार, उनका पोलराइजेशन, और ये सबके बीच में जो पहले दिन से बोलता है कि टीएसपी की साइलेंस थी, कहीं ना कहीं मुझे खुद भी पूछती है कि वो क्या कर रही थी, क्या करना चाहते हैं, किसके साथ बैठेंगे, कल उठ क्या होगा, या बीएसपी का वोट का कमिटेड है कि नहीं आज की तारीख में। और उन्होंने तो क्लियरली बोला है, मुस्लिम मतदार उनका जो भी ध्रुवीकरण आधा बीएसपी में, टीएसपी का खुद का एक वोट शेयर है, और मुस्लिम थोड़ा सपा के साइड, थोड़ा बीएसपी के साइड जाएगा। वैसे भी बीजेपी को मुस्लिम लास्ट टाइम भी नहीं मिले थे। टोटल जो मुस्लिम वोटर्स है 19%, 18%, उसमें से सिर्फ 5% से भी कम मिले हैं इनको, टोटल मुस्लिम में से बीजेपी को कम मिले हैं। तो इनका बंटवारा होगा। आज वो आजम खान वाली बात हो, अपने वो कैराना वाली बात, तो वो सब थोड़ी कर गई है। बाकी ओवरऑल इस बार जंग अच्छा जा रहा है। जो लास्ट टाइम एक तरफा था, कोई भी पार्टी 3 डिजिट में नहीं पहुंची बीजेपी के अलावा, वो जंग कहीं ना कहीं आज देखा जाए तो 50-50 से भी ऊपर। और मुझे तो क्लियर कट वहां के सीनियर लोग से जो मैं इसी तरह डिबेट करता रहा हूँ, तो माहौल बनता दिख रहा है सपा के
फेवर में, और जयंत चौधरी बहुत बड़ा फैक्टर बना। जी बिल्कुल, आपकी और मिहिर जी आना चाहेंगे। यूपी की बात करें तो ये बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। ऐसे तो यूपी की बात करें तो जातिगत समीकरण के आधार पे हम देखा है कि काफी सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर जातिगत समीकरण ही मतलब फिक्स करते हैं कि ये सीट जाएगी, किसकी और जाएगी, क्यों जाएगी। क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी, ऐसे तो राजनीति बदलने के संकेत से आई है, क्या यूपी की जनता स्वीकार करेगी? अभी भी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज मिल रही है लेकिन आपके वर्ड्स टूट रहे हैं। योगेश जी, आपकी और यहाँ पर बढ़ना चाहूंगी। अगर अब हम गोवा की बात कर ले तो कहीं ना कहीं पिछली बार देखा गया था कि गोवा में कांग्रेस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिली थी, लेकिन किसी तरह वहां पर बीजेपी की बात करें तो वो सत्ता स्थान पर आ गए थे। क्या लगता है ये बार गोवा में क्या होगा? 40 सीट है और 40 से 40 सीट पर आज मतदान हुआ और हमारे पास जो फिगर आए हैं वो 75% वोटिंग 5 बजे तक हुआ था। तो प्रजा में, नागरिक में वोटर अच्छा है, वो बहुत अच्छा है और सराहनीय है। इतना अच्छा वोटिंग होता है तो इसका अर्थ कि गोवा की प्रजा नक्की करेगी हमारे राज्य में सरकार किसकी बनेगी। पिछली बार तो कांग्रेस ने ज्यादा सीटें मिली थी, भाजपा को कम सीटें मिली थी, फिर भी भाजपा ने गवर्नमेंट बना ली थी। इस तरह से कांग्रेस की रणनीति जो है, उनकी मैच्योरिटी या डिप्लोमेसी है, वो कहीं कम पड़ती है। देखिए ये बार कांग्रेस कितनी जागरूक है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है वो तो एक क्वेश्चन मार्क है। फिर भी वो अगर सीटें ज्यादा मिले या कम मिले, किस तरह से वहां पर वो लोग बिहेव करते, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई लीडरशिप नेशनल लेवल पर भी नहीं है, गोवा के स्टेट लेवल पर भी इतनी अच्छी प्रभावशाली लीडरशिप नहीं है, जबकि भाजपा पूरा जोर लगा रही है। तो जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तब मालूम पड़ेगा भाजपा कितना जोर लगाती है और कांग्रेस कितनी डिप्लोमेसी दिखाती है और किसकी सरकार बनती है गोवा में, क्योंकि 75% वोटिंग बहुत अच्छा वोटिंग है, ये मुझे लगता है। जी बिल्कुल। दीपचंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। अगर गोवा की बात करें तो विधानसभा चुनाव अगर 2017 के परिणामों पर अगर नजर करें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को 17 सीट मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 13 मिली थी और बाकी जो सीटें हैं वो डिवाइड हुई थी। लेकिन किसी तरह भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार आ गई, वहां पर उन्होंने सत्ता हासिल कर दी। और इस बार की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, टीएमसी भी मैदान में है। क्या लगता है? जलपा जी, मैं योगेश जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि हमारी सबसे ज्यादा सीट गोवा में आई थी, पर हम सरकार नहीं बना पाए, कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब की बार हमारे जी राहुल के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं, और गोवा हो चाहे उत्तराखंड हो और पंजाब हो, वहाँ निश्चित तौर पर हम प्रथम बहुमत से सरकार बनाने जा रहे हैं। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि गोवा के अंदर हम गोवा फॉरवर्ड पार्टी के साथ हम गठबंधन में है, और पंजाब के अंदर तो निश्चित तौर पर हमारी सीधी टक्कर आम आदमी से है। और जो आप आदमी सबसे ज्यादा पहले वहां पर पंजाब को अगर देखा जाए तो 3 भागों में बांटा गया, एक दोआबा में, एक मालवा में, एक माझा में। पिछली बार था कि मालवा के अंदर आम आदमी पार्टी को ज्यादा सीटें मिली थी, लेकिन इस बार जो पन्नी जी के नेतृत्व में 111 दिन की जो उन्होंने काम करके दिखाया है, आपको निश्चित तौर से कह रहा हूँ कि इस बार पंजाब के अंदर हम दोबारा फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। और जिस तरह उत्तराखंड के अंदर आम आदमी अपनी मेहनत कर रही है, मैं उनको बताना चाहूंगा उससे कांग्रेस पार्टी को कोई नुकसान नहीं है। वहां पर भी हमारी कांग्रेस हम सरकार बना रहे हैं कि जो आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में बीएसपी और निर्दलीय के वोट तोड़ रही है, वहां पर कांग्रेस पार्टी को कोई भी नफा नुकसान नहीं है, उससे हमें कोई हमारे को उससे फायदा ही हो रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह आप यूपी की बात कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ यूपी के अंदर मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि प्रियंका जी ने जो नारा दिया था, लड़की हूं मैं लड़ सकती हूँ, ये पहली बार है कि 3 दशकों में हमने 400 सीटों पर हम सीधे टक्कर दे रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस टाइम में 23 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे चले गए और हमने 27 करोड़ लोगों को उभारा था। इसके बारे में भी भारतीय जनता पार्टी को
उत्तर प्रदेश की जनता जवाब देगी। रोजगार के बारे में अगर उनसे पूछा जाए तो 5 साल के अंदर मोदी और योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के अंदर कोई कार्य नहीं किया। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात अगर हम करते हैं तो हमने 5.25 करोड़ नौकरियां दी थी, उन्होंने घटाकर क्या करा, 2.5 करोड़ नौकरियां कर दी। अगर किसी का अगर बीजेपी के शासनकाल में किसी का फायदा हुआ है तो वो है मोदी और अंडानी और अंबानी का। मैं आपको बताना चाहूंगा जलपा जी, आपके चैनल के माध्यम से 142 लोगों की आय बढ़ी है, जिसमें उनकी 23 लाख करोड़ आय बढ़कर 53 करोड़ हो गई है, जबकि 80% जनता की आय कम हुई है। इन्होंने किसानों से वादा करा था कि हम 2022 फरवरी के अंदर आपकी आय दुगुनी कर देंगे, पर आज देखा जाए तो किसान की आय प्रति महीना 27 रुपए है। और कहीं ना कहीं मैं आपको स्पष्ट तौर से कह रहा हूं, जिस तरह किसान 13 महीने आंदोलित रहा, उनको खामियाजा बनना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि अब की बार कांग्रेस पार्टी बिल्कुल टक्कर में रहेगी और 2024 के अंदर भी हम टक्कर में रहेंगे। और यहाँ पर प्रशांत जी आना चाहूंगी, अगर गोवा की अगर हम बात करते हैं तो 40 सीटों पर आज मतदान भी हुआ। हमने देखा तो मतदान के अगर प्रतिशत देखें तो वो काफ़ी बेहतर भी रहे, लेकिन प्रश्न ये है कि जब कांग्रेस की बात करें तो पिछली बार उनका जो मत प्रतिशत था वो कहीं ना कहीं 28.4% था और भारतीय जनता पार्टी का 32.5%, यानी वोट शेयर के हिसाब से मतलब भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक वहां पर वोट मिला था। और इस बार सूत्र भाजपा के द्वारा दिया गया है गोल्डन गोवा, क्या लगता है? गोवा का पूरा स्टेटिस्टिक्स मैं आपको समझा देता हूँ कि पिछले 5 साल में अगर किसी एक ही स्टेट से सबसे ज्यादा विधायक ने रिजाइन किया हो या पक्ष पलटा किया हो तो वो गोवा स्टेट है। 24 विधायकों ने एक दूसरे पक्ष को यहाँ से वहां हुआ है। 2017 के इलेक्शन के बाद 2 स्टेट गोवा और मणिपुर, जिसमें कांग्रेस मतलब नींद में सोती रही और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की थोड़ी उस टाइम की मतलब नए नए प्रमुख थे, सोते ही अपने जो गुजराती में कहते हैं कि उनका झड़पाया, ठीक उसी तरह गोवा और मणिपुर के हाथों से उनकी नजर के सामने से चला गया, वो कुछ नहीं कर पाए। 17 सीट हाईएस्ट थी। जीएफपी जिनके साथ पास्ट में उन्होंने बहुत अच्छा गठबंधन किया था, इस बार वो उनके साथ नहीं रही, तो 3 जीएफपी 3 बीएस मतलब ये और 4 अपक्ष, एक एनसीपी, सब लोग एक साथ बीजेपी में जाके सरकार बनाई, पहली बात। दूसरी बात, गोवा में आज की तारीख में मैं आपको इक्वेशन देता हूँ, सबसे बड़ी फाइट चल रही है मनोहर पारीकर के बेटे उत्पल पारीकर, जो पंजीम सीट में बीजेपी से प्रत्याशी बनना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने उनको टिकट नहीं दिया और वो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अभी वो बैकएंड में किसी के साथ बैठे हैं, वो कौन है अभी तक पता नहीं है। वो कांग्रेस भी हो सकती है, वो तृणमूल कांग्रेस भी हो सकती है, आम आदमी पार्टी की मुझे पता नहीं है, बट टीएमसी या के साथ उनका कड़ा मुकाबला भी है। हाँ, कड़ा मुकाबला भी है, और वो इसलिए मैं टीएमसी बोल रहा हूँ क्योंकि वहां प्रशांत किशोर काफी दिनों से पारीकर के साथ क्लोज डोर मीटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर, टीएमसी और उत्पल पारीकर कुछ गेम करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस के पास 17 एमएलए थे उसमें से आज उनके पास आज की तारीख में सिर्फ 2 एमएलए बचे हैं, वो दोनों एक्स सीएम, वो प्रकाश एक राणे साहब और एक दूसरे में नाम भूल रहा हूँ, वो दोनों एक्स सीएम रह चुके हैं, वही बचे हुए हैं, बाकी सब उनके पास नहीं थे। तीसरी बात कि जो इनकी गोवा में आप देखो तो पूरे कपल लड़ रहे हैं, मतलब वो इलेक्शन कम है, समूह लग्न ज्यादा है, जैसे हम बोलते हैं ना समूह लग्न होते, तो काफी सारे कपल्स को वहां पर टिकट मिली है, हस्बैंड यहाँ से वाइफ वहां से, हस्बैंड यहाँ कांग्रेस से वाइफ बीजेपी से, हस्बैंड बीजेपी से वाइफ कांग्रेस से लड़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पारीकर, जो मैं बोल रहा हूँ उत्पल पारीकर, क्योंकि नगर निकाय के जो चुनाव थे उसमें मेयर पद पे जिसको बिठाया था, इनके सामने जो लड़ा था, और 2017 में ये फिर हाँ एक अपने जो एक्स सीएम, बीजेपी के एक्स सीएम जो अभी रिसेंटली बने थे मनोहर पारीकर के बाद, उन्होंने भाजपा छोड़ दिया, वो इंडिपेंडेंट लड़ने वाले थे, लड़े नहीं है, बट वो भी एक बड़ा खेल करेंगे। तो इस बार बीजेपी की कहीं नाव गोवा में थोड़ी डूबती दिखती है, प्लस जिस तरीके से 80 नाम 20 यूपी में हुआ है, उसी तरह यहाँ तो 50-50 है, क्रिश्चियन की सिर्फ 50% से भी ज्यादा है, तो यहाँ 50-50 की कोई बात कर नहीं रहा है, मतलब क्रिश्चियनों को कहीं अन्याय दिख रहा है, इसीलिए वो पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी एक तरफा जा रहा है, और इसीलिए तृणमूल कांग्रेस अपना नसीब आजमा रहा है। तो आने वाले दिन में अपने को पता तो चलेगा ही चलेगा, बट ये गोवा का रिजल्ट जो आएगा उसकी साइड इफेक्ट काफी सारे स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में जहां पर क्रिश्चियन समुदाय, थोड़ा बहुत केरला और वो जो मुस्लिम समुदाय, वहां पर भी अपने को दिखेगी। तो गोवा इस बार थोड़ा रोमांटिक बनता जा रहा है, रोमांचक भी बनता जा रहा है, रोमांटिक भी बनता जा रहा है, क्योंकि मैंने बोला ना बहुत सारे कपल्स वहां से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बिल्कुल।
बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी और मिहिर जी आना चाहूंगी, क्या लगता है गोवा की भी अगर बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के अलावा तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भी वहां से लड़ रही है? जी बिल्कुल। जी किसी भी इलेक्शन की बात करें, अब शायद मेरी आवाज सही से आ रही होगी। बिल्कुल, जी बिल्कुल ठीक से आ रही है जी। जी जी, थैंक यू। जी बिल्कुल, किसी भी इलेक्शन की बात करें तो अभी जैसे जितने स्टेट में अभी चुनाव चल रहा है, उसमें मुझे एक चीज ये कहनी है कि बहुत सारे समीकरण जो है वो चेंज हुए हैं। तो वो चेंज क्यों हुए हैं? पहली बात, अगर किसी भी गवर्नमेंट को, किसी भी पक्ष को गवर्नमेंट बनाने का चांस मिलता है, तो उनको एक सुनहरा मौका मिला ऐसा कहा जाता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास 5 साल जनता ने उनको दिए होते हैं, जिसमें हर एक पार्टी को अपने आप को प्रूव करना होता है। अभी आप देखिए कि जैसे कि समीकरण चेंज हुए हैं, अभी ये समीकरण चेंज होने की वजह एक ही है कि जो पिछले 5 साल जो गुजरे हैं, वो कहीं न कहीं जनता के लिए बुरे गुजरे होंगे, इसीलिए अभी समीकरण चेंज हुए हैं। अगर गोवा की मैं बात करूँ, तो गोवा में आप देख सकते हो कि कांग्रेस पर से भरोसा जनता का उठ गया है। क्यों उठ गया है? क्योंकि गोवा में जनता ने कांग्रेस के एमएलए चुने थे। जैसे हमारे भाई ने बताया कि 17 विधायक थे, उसमें से सिर्फ 2 विधायक अभी बचे हैं। अगर आप किसी भी स्टेट की बात करो, आप गुजरात की बात करो, यूपी की बात करो या फिर कहीं और की बात करो, आप देख लो कि जनता ने भरोसा करके जब-जब कांग्रेस को और कांग्रेस के विधायकों को जिताया, तब-तब कांग्रेस ने जनता के साथ धोखा किया है, जनता के वोटों के साथ धोखा किया है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि इस बार के चुनाव में जनता कांग्रेस पे भरोसा करेगी। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो इसमें तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी आप खुद देख रहे हैं कि समीकरण चेंज हुए हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि पिछले जो 5 साल गुजरे हैं, वो 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि जिसमें जनता खुश हो सके और जनता के जो प्रश्न है, वो भारतीय जनता पार्टी ने अनसुने किए हैं। अगर अनसुने नहीं किए होते, अच्छा काम किया होता, तो शायद बाकी और कोई पार्टी को वहां आने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन जो 5 साल में जो पक्ष वहां पर थे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जनता उनसे नाराज थी, इसीलिए कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को गोवा के साथ-साथ बाकी सारे स्टेट में भी कूदना पड़ा जनता की सेवा करने के लिए। जी आपके और योगेश जी यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड की भी 17 सीटों पर आज चुनाव हुआ। अब इस बार की बात करें तो ऐसे तो पहले ही ऐलान हो चुका है, क्योंकि ये बार जो हिजाब का मुद्दा भी बढ़ चढ़कर सामने आया था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये ऐलान कर दिया कि जैसे ही अगर उनकी सरकार बनती है, वैसे ही वो कहीं ना कहीं समान नागरिक संहिता लागू कर देंगे। क्या लगता है? उत्तराखंड वैसे तो एक धार्मिक स्टेट है और वहाँ यात्रा धाम सबसे ज्यादा है, इसीलिए वहाँ पर हिंदुइज्म का असर ज्यादा है। लेकिन वहाँ पर 70 सीट्स उनकी जो है उसके पर आज पूरा वोटिंग हुआ और 59% वोटिंग आज 5 बजे तक हुआ। ये एक उत्साह जनता में है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस या भाजपा दोनों ने वहां पर जो भी अभी शासन किया उसमें कोई फायदा मिला नहीं है, कोई विकास नहीं मिला है। कांग्रेस ने जो विकास किया वो तो अलग है, लेकिन भाजपा ने जो विकास किया कि उनके 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बदल गए, ये भाजपा का विकास है। वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम हुआ है, ये हुआ है, फिर भी वहां पर इतना कोई विकास दिखाई नहीं देता। वो भाजपा जो भी बात करे और कांग्रेस भी जो भी बात करे, कांग्रेस ने भी कोई ऐसा काम नहीं किया है। इसीलिए उत्तराखंड में जो भाजपा को मेजोरिटी मिलने की संभावना जो दिखाई देती है, वो तो मेरे ख्याल से अभी आकाश में तारा गिनने जैसी बात है, क्योंकि भाजपा का विकास का जो काम है वो ऐसा प्रजा को कोई फायदा दिखाई देता नहीं है। तो उत्तराखंड की बात करें तो मुझे तो वहां लगता है कि कोई गवर्नमेंट ठीक से नहीं बनेगी, कोई मिक्स गवर्नमेंट बने, ऐसा कुछ होगा। जी बिल्कुल। जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी मिहिर जी। जी, जब ये चुनाव की बात चल रही है, उसमें एक ये मुद्दा जो हिंदू मुस्लिम का अभी बहुत दिनों से अभी हुआ है शुरू, तो मुझे दिक्कत वहां पर होती है
कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ऐसी बात कर रही है कि हम जो जनता के मुद्दे हैं उसके ऊपर काम करेंगे, जनता के मुद्दे हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। लेकिन मैं रिसेंटली आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता ने एक वीडियो शेयर किया हुआ है, वीडियो बनाया हुआ है एक्चुअली। उसमें उन्होंने दिखाया है कि कैसे ये जो मुद्दा उछला है हिंदू मुस्लिम का, तो अगर आप मुस्लिम को सपोर्ट करते हो या तो फिर मुस्लिम को वोट करते हो, तो कैसे आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हो। उन्होंने खुलेआम ये वीडियो पोस्ट किया है कि अगर आपको हिंदुत्व बचाना है या तो फिर आप हिंदूवादी हो तो आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करो, तो ही सिर्फ और सिर्फ आप भारत में हिंदुत्व को बचा पाओगे। तो ये जो दो दो मुंह वाली जो जनता है, उसमें मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है कि एक तरफा भारतीय जनता पार्टी ऐसा बोल रही है कि हम जनता के मुद्दों पे लड़ रहे हैं, एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो अच्छे ओहदे पर है वो ऐसा वीडियो वायरल कर रहे हैं। तो ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत आ रही है और जनता की ओर से मुझे बहुत शर्म आ रही है कि चुनाव के टाइम पे जनता के मुद्दों को छोड़ के आप ऐसी हिंदू मुस्लिम वाली बातें करते हो, तो वो बेहद ही शर्मजनक है। जी बिल्कुल। दीपचंद जी, आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो हमेशा से यहाँ पर कड़ा जो मुकाबला है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच ही रहा है। अगर 2017 की बात करते हैं तो कांग्रेस को 11 सीटें मिली थी और 57 सीटों के साथ भाजपा सत्ता स्थान पर आई थी। क्या लगता है इस बार क्या कुछ बदलाव आ सकता है? जल्पा जी, मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तराखंड के अंदर देवभूमि की जनता ने पहले ही मैंने आपको बोला था कि पूरा मन बना चुकी है और कांग्रेस तो अपने प्रचंड बहुमत से हम वहां पर आ रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर 5 साल में अगर विकास अगर भारतीय जनता पार्टी ने कुछ करा है तो सिर्फ 3 मुख्यमंत्री बदल के करा है, इससे ज्यादा उन्होंने कुछ नहीं करा। चाहे आप खटीमा की बात ले लो, उधम सिंह नगर की बात ले लो, चाहे लाल कुआं की बात ले लो, चाहे नैनीताल, हरिद्वार, रामनगर, श्रीनगर, यहाँ पे कोई काम नहीं हुआ है। वहां पर सड़कें हैं, पेयजल योजना, महंगाई, बेरोजगारी, सब जगह भ्रष्टाचार है। और रही अभी मेरे पटेल जी भाई ने जो बात कही थी ना कि कांग्रेस के अंदर तो छोड़ के चले गए, तो भाई साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2017 में आपने कहा था कि पंजाब के अंदर हम सत्ता में आ रहे हैं, आप भी आपके आए जिसमें से 10 छोड़ के चले गए, 4 सांसद आए आपके इसमें से 3 छोड़ के चले गए, तो 5 साल में आपको 3 बार विपक्ष अपना बदलना पड़ा। अब रही आप जिस मॉडल की बात करते हो दिल्ली के अंदर, उत्तराखंड और गोवा के अंदर कि भाई हमने 10 लाख नौकरी दी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक आरटीआई के खुलासे से ये मालूम हुआ है कि वहां पर सिर्फ 450 नौकरियां दी गई है दिल्ली के अंदर। और जिस आप अभी आप 7 साल से तो दिल्ली के अंदर सत्ता में बैठे हो कि 18 साल के बच्चों को वहां पर आप क्या 1000 रुपए दे रहे हो। आप उत्तराखंड और गोवा के अंदर और उत्तराखंड और पंजाब में तो आप बोलते हो कि हम 18 साल की बच्चों को हम 1000 रुपए देंगे। क्या 16-17 साल की जो बच्ची है क्या वो बच्चियां नहीं है? आप क्या बताना चाहते हो, मुझे ये बताइए। दूसरी बात, आप मैं पंजाब आपको ये बताना चाहता हूँ, जी जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको आम आदमी पार्टी के नहीं नहीं सुनिए जरा, के अंदर आपको आम आदमी पार्टी के आपने एम्स ठीक है, का मैं कितने बड़े बात करता हूँ। आपने कितने सड़कें तैयार करी, ये सब झूठे वादे हैं, जनता समझ चुकी है। और आने वाले आपको एमसीडी इलेक्शन में उसका रिजल्ट पता लग जाएगा। उत्तराखंड के अंदर और उत्तराखंड के अंदर तो अभी आपकी जमीनी स्थिति नहीं, और पंजाब से आप वैसे वैसे निपटते जा रहे हो। मेरा अगर उत्तराखंड की बात हो रही है तो मेन जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं सख्त भू कानून की मांग को लेकर भी था, जिससे शायद वहां की जो स्थानिक जनता है वो भाजपा और कांग्रेस दोनों से ही नाराज है। और इस बार प्रश्न ये उठता है क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड क्रांति दल भी है, तो उत्तराखंड क्रांति दल या आम आदमी पार्टी, किसे उत्तराखंड की जनता इस मुद्दे पर लेकर आएगी। और अगर मैदानी इलाके की बात करते हैं तो वहां पे मुस्लिम बहुल सीटें भी ज्यादा है, तो क्या मुस्लिम वोट किस जाएंगे, ये भी प्रश्न है उत्तराखंड। जी मिहिर जी, आपका प्रश्न। जी बिल्कुल, मैं ये हमारे कांग्रेस के भाई को बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी के कार्य करने के तरीके से और आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से और दिल्ली मॉडल से अगर आपको इतनी दिक्कत आ रही है, तो क्यों आप अपना मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो से कॉपी कर रहे हो? पंजाब में तो आपकी ऑलरेडी सरकार थी, तब तो वहां पे आप 400 यूनिट, तब तो आप वहां पे 200 यूनिट मुफ्त नहीं करवा पाए, तब तो आप 200 यूनिट वहां पे मुफ्त नहीं करवा पाए। आपकी चालू सरकार में आप 200 यूनिट मुफ्त नहीं करवा पा रहे हो और उसी स्टेज में आप अपने मैनिफेस्टो को कॉपी कर। सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। सबसे पहले अगर आप सच्चे हो तो सुनने की क्षमता रखिए। जैसे
मैंने आपको सुना, वैसे आप सुनने की क्षमता रखिए, आप सुनने की क्षमता रखिए पहले, जैसे मैंने आपको सुना वैसे सुनने की क्षमता रखिए। अगर आपको इतना ही भरोसा है, आपके आपके जो पूरे नेशनल आपके जितने भी नेता है उन पर इतना भरोसा है, तो प्रियंका जी को क्यों आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो कॉपी करना पड़ा? पंजाब में तो आपकी सरकार ऑलरेडी थी, तो वहां पे आप 200 यूनिट 5 साल में नहीं दे सके, तो फिर ये जब चुनाव आया तब आपके मैनिफेस्टो में क्यों 200 यूनिट मुफ्त करने की बात आपने शुरू की? तो जरा आप जो बोल रहे हो वो थोड़ा समझिए, थोड़ा सोचिए, क्या बोल रहे हो आप जरा थोड़ा सोचिए। आप ऐसे भी कुछ भी मत बोलिए। जब आप अपना मैनिफेस्टो बाहर डालते हो तो पहले सोचिए कि आपने 5 साल में क्या किया। अब मैं बात करना चाहता हूं जहां पे कांग्रेस विपक्ष में है, तो मुझे ये कहना है, जितने भी घोटाले हुए, किसी भी आप स्टेट की बात कर लीजिए, तो जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में आती है, गुजरात से लेके, पंजाब से लेके, उत्तराखंड से लेके, गोवा से लेके, सारे स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। जब आम आदमी पार्टी विपक्ष में, मैं तो बोल रहा हूं महानगर पालिका, अगर मनपा में भी अगर जहां विपक्ष में आम आदमी पार्टी आती है, तब जाके सत्ता पक्ष में या भाजपा हो या कांग्रेस हो, उनके कच्चे चिट्ठे जो है वो आम आदमी पार्टी के, चाहे वो कॉर्पोरेटर हो, चाहे वो विधायक हो, वो बाहर लाते हैं। मुझे एक कच्चा चिट्ठा भाजपा का या कांग्रेस का दिखा दीजिए जो विपक्ष में कांग्रेस हो और कांग्रेस ने बाहर निकाला हो। कांग्रेस नहीं करती है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो विपक्ष में रह के सत्ता पक्ष के साथ एक गठबंधन करती है कि आप चोरी करो, उसमें से थोड़ा हिस्सा हमें दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हम चुपचाप देखते रहेंगे। ये विपक्ष में कांग्रेस है, और विपक्ष की भूमिका, विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस ने कभी ढंग से नहीं निभाई। इसीलिए जनता कांग्रेस पर, विपक्ष में कांग्रेस को विपक्ष में बैठाने के लिए भी जनता भरोसा नहीं करना चाहती है। कांग्रेस ने, अगर मैं सत्ता में कांग्रेस आए तब की बात तब है, लेकिन विपक्ष में रहकर भी अगर कांग्रेस ने अपनी भूमिका अच्छे से निभाई होती तो आज जनता को ये दिन नहीं देखना पड़ता। लेकिन विपक्ष में बैठकर भी कांग्रेस ने सिर्फ चुप्पी धरी है, और सत्ता पक्ष ने जो किया है वो करने दिया है, उसमें हाँ में हाँ भरी है। आप कोई भी चीज की बात ले लो, मुझे एक ऐसा दिखा दीजिए कांड, एक ऐसा दिखा दीजिए उत्तराखंड में, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट दिखा दीजिए जिसका अपोज विपक्ष में रह के कांग्रेस ने किया हो, दिखा दीजिए मुझे। विपक्ष की भूमिका भी कांग्रेस अच्छे से नहीं निभा पाती है, तो सत्ता पक्ष की बात तो दूर है। 800 लेके भारतीय जनता पार्टी ने उसको अप्रूव किया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, दिल्ली का मतलब सीधा गवर्नर, एलजी किसके अंदर गवर्नर कर रही है सीधी पीएमओ को, तो कहने का मतलब है आप तो दिल्ली के अंदर डमरू की तरह बज रहे हो और कुछ नहीं है। नहीं तो आप इधर लौट सकते हो, नहीं उधर लौट सकते हो, ज्यादा करते हो तो आप एलजी के पास धरना दे सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ये चीज हकीकत है। अगर आप 800 ठेके खोल रहे हैं, पंजाब को भी आप क्या नशा मुक्त बनाने की बात करो, आप किस तरह विश्वास कर सकते हो जनता के ऊपर? जब दिल्ली नशा मुक्त नहीं हुई तो आप पंजाब कैसे नशा मुक्त करोगे? आपने 800 ठेके खोले, शिक्षा के उल्टा दिल्ली नहीं कहते हैं, कोई उल्टा दिल्ली नहीं कहता है। ठीक है, माना कि पंजाब में मुकाबला है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, लेकिन आज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं यूपी में दूसरे चरण को लेकर, गोवा और उत्तराखंड के सीटों के चुनाव को लेकर है। यहाँ पर प्रशांत जी आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड में पिछली बार देखा गया था कि सर्वाधिक सीटों के साथ, बहुमति के साथ बीजेपी मैदान में आई थी, लेकिन वहां पर जो मुद्दा मायने रखता है वो कहीं ना कहीं सख्त भू कानून को लेकर भी है। और वहां पर जैसे कि हमने आगे भी चर्चा की कि मुख्यमंत्री वहां के पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि अगर बीजेपी सरकार बनाएगी तो बनते के साथ ही वो समान नागरिक संहिता भी लागू कर देंगे। और ये बार बड़ा प्रश्न ये भी है उत्तराखंड में, क्योंकि वहां के जो उम्र दराज नेता है, जैसे कि हरीश रावत बात कर ले या गोविंद सिंह कुंजीवाल की बात कर ले, सतपाल महाराज की बात कर ले या बंसीधर, इन सभी का जो भी सियासी दाव पेच है वो इसी चुनाव पर आधार रखता है कि आगे क्या। आप बोले ये जनरेशन ऑलमोस्ट खत्म होने को आई है, आगे आगे जाके उनका भविष्य क्या है। अभी उत्तराखंड का पूरा आप स्टेटिस्टिक अच्छी तरह समझिए, 70 सीट है। लास्ट टाइम देखिए 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उसके बाद 2018 तक उनका बहुत बड़ा वेव रहा था। सभी स्टेट्स में जहां पर बीजेपी कहीं पर नहीं थी, वहां पर भी बीजेपी को सरकार बनती दिखी, सरकार मिली। जैसे महाराष्ट्र की अपने बात करते हैं, जहां पर कभी नहीं थी। यूपी काफी सालों बाद, मतलब कल्याण सिंह के बाद यूपी में बीजेपी नहीं थी, बट एक मोदी का जलवा दिखा। उसी तरह उत्तराखंड में भी वो मिला, क्योंकि उत्तराखंड 2000 की साल में बना हुआ है। और पहली दो तो एमएलसी कोटा से वो चीफ मिनिस्टर थे, भगत सिंह कोश्यारी वगैरह। तो उसके बाद कांग्रेस की सरकार, रावत जी की सरकार चली,
उत्तराखंड में 70 सीट है, उसमें 2 क्लियर कट बंटवारा है। एक आपने बोला वो जमीनी वाला, दूसरा पहाड़ी वाला। जमीनी की 34 सीट है, 34, और पहाड़ी की 36 सीट है। अभी वहां का मुख्य मुद्दा जो है वो है बेरोजगारी, क्योंकि वहां पर कोई भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ नहीं है। आप बताइए कितनी इंडस्ट्री उत्तराखंड से ऑपरेट हो रही है, चल रही है, या ऐसी कोई बड़ी बड़ी कंपनीज के आप 2-3 नाम बोल दीजिए, वहां पर कुछ नहीं है। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां की लोकल जनता को कोई मतलब हो सके उतनी रोजगारी नहीं मिल रही है। तो बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। महंगाई भी सबसे ज्यादा इसलिए क्योंकि वो टूरिस्ट प्लेस है। अपने को भी पता है वहां 4 धाम, हमारे हिंदू शास्त्र के सबसे बड़े 4 धाम उत्तराखंड में बसे हुए हैं। तो 4 धाम मतलब टूरिस्ट प्लेस है। टूरिस्ट प्लेस पे महंगाई ज्यादा होती है। जो चीज यहाँ गुजरात में रोड पे आपको 10 रुपए की मिलती है, वहां 40 रुपए की मिलती होती है। तो महंगाई, और वो महंगाई की इफेक्ट उनके लोकल प्रजा को मिलती है। बीजेपी से बहुत सारी नाराजगी इस बार लोगों को भी है, बट सामने एंड पे आप देखिए तो हरीश रावत का जो मतलब जो रुतबा रहा हुआ है, जो उनका जो रुख रहा हुआ है, आप इलेक्शन से पहले आप देखिए तो पंजाब के वो प्रभारी रह चुके थे, और चन्नी और सिद्धू की जो फाइट चल रही थी उसमें उन्होंने बहुत सारे लूज स्टेटमेंट खुद कांग्रेस पक्ष के लिए भी किए हुए हैं। तो उनको खुद को पता है कि कुछ भी हो जाए साला इस बार सीएम मैं नहीं बनूंगा, भले उत्तराखंड में सरकार भी बन जाए। तो कांग्रेस में हर एक स्टेट में ये प्रॉब्लम होता है कि सीएम का चेहरा नहीं होता है, वो बंदा अपने आप को बहुत ही डल बनने लगता है, अपने आप को डल मानने लगता है और निष्क्रिय हो जाता है कहीं ना कहीं। जैसे अभी गोवा में भी वही हाल उनका हो रहा है कि सीएम का फेस नहीं है। तो उसी तरह उत्तराखंड में ये 70 सीटों में हरीश रावत वर्सेस जो भी है, ये जो खटीमा की जो बात कर रही है, पुष्कर सिंह धामी लड़ रहे हैं, उसके सामने बहुत ही यंग बंदा बहुत ही अच्छी तरीके से फाइट कर रहा है कांग्रेस का, बट उनको जो सपोर्ट पक्ष से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, पहली बात। दूसरी बात, आप देखो तो उत्तराखंड में 3 बार जो सरकार बदली, पहले के रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत। अभी तीरथ सिंह रावत ने इतने सारे लूज स्टेटमेंट किए थे चीफ मिनिस्टर, और फिर पुष्कर सिंह धामी को, क्योंकि तीरथ रावत खुद एमएलए नहीं थे, तो उनको 6 महीने में इलेक्शन लड़ाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अगर तीरथ सिंह रावत इलेक्शन लड़ते तो जीत नहीं पाते। अगर आपको पता हो तो बरमुडा वाला एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा उनका वायरल हुआ था, बरमुडा पहन के चलिए, तो लड़कियों लड़ सकती उनके सामने उन्होंने ऐसा भी कुछ स्टेटमेंट दिया था। तो एक बहुत ही लूज स्टेटमेंट, बहुत ही जिम्मेदार बन गए थे। आज की तारीख में पुष्कर सिंह धामी सिर्फ एक मतलब फेस बनाया गया था, उनको मतलब जो एक्सपीरियंस या जो भी वो मिलना चाहिए एज अ चीफ मिनिस्टर। और मैंने बहुत सारे लोगों को वहां सुना कि वो लोग ने बोला कि मैं एक क्लियर कट आपको देता हूँ, जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ, माहौल बहुत बड़ा, एरिया बहुत बड़ा, लेकिन वहां डिलीवरी अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी करनी हो तो उनको नीचे लाना पड़ता है, ऊपर से नीचे तो दौड़ाना पड़ता है। तो वो एम्बुलेंस की फैसिलिटीज ना, वहां पर नॉर्मल पीएचसी सीएचसी जो गुजरात में होते हैं, वहां पर नॉर्मल पीएचसी सीएचसी आरोग्य केंद्र अच्छे नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का नहीं है। जो पहाड़ी विस्तार है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर रोड रास्ता वाला भी इतना नहीं है। हमको पता है हम टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं तो क्या होना चाहिए, तो पूरी एक जो पूरी फैसिलिटीज का जो एक चेन बनना चाहिए, वो चेन में बहुत सारे लैकुना है। इसलिए फाइट 50-50 है, लोग जनता की नाराजगी है, इसीलिए उत्तराखंड दल एक जो तीसरा रीजनल पक्ष बना हुआ है उनकी फाइट वही चल रही है। और सिविल कोड इसलिए आपने ठीक तरीके से बताया कि जो जमीनी स्तर वाले जो 34 सीट्स है वहां पर मुस्लिम मतदार ज्यादा है, और उनकी थोड़ी बहुत मतलब जो देखा जाए उनका रूख, उनका रुतबा, तो इसीलिए सिविल कोड वहां लादना बहुत जरूरी है, वो इसीलिए बोला है। बाकी सिविल कोड ऐसे इंडिपेंडेंट स्टेट तो आई डाउट कि वो ला सकते हैं, बट एक लॉलीपॉप दे दिया है। अभी देखो आगे जाके क्या होता है, अपने को 10 मार्च को पता चल जाएगा। जी बिल्कुल। योगेश जी आपकी ओर आना चाहूंगी। उत्तराखंड की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो बीजेपी की ओर से तो कहीं ना कहीं एक कहा गया है, स्लोगन जैसा दिया गया है कि उत्तराखंड की पुकार, मोदी और धामी सरकार, और कई वादे भी किए गए हैं। अब उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा हुआ भी विषय है, क्या लगता है क्या इस मुद्दे पर ही बीजेपी क्या अपने वोट बैंक है उसे वहां पर मजबूत रखने में कायम रह पाएगी? जैसे प्रशांत जी ने बताया, उत्तराखंड में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो पूरा अभी किसी ने नहीं किया, या तो कांग्रेस हो या भाजपा हो। हाँ, रोड रास्ता वगैरह बनाया है, वो एक अच्छी बात है। बाकी न तो हेल्थ की कोई फैसिलिटी है, न तो एजुकेशन की कोई फैसिलिटी है। इतने साल वहां पर जिसने भी शासन किया, किसी ने ये बाबत में कुछ विचार नहीं किया। अभी कुछ 5 मांगे रखी गई है कि भी हम सिविल कोड ऐसा लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जो स्टेट के अंडर में आता ही नहीं है, जो
सेंटर के अंदर में आता है, वो मांगे वहां पर रखी गई है और प्रजा को गुमराह कर रहे हैं। अच्छा, हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में अभी जो हो रहा है वो आज तो पूरा वोटिंग हो गया, तो अभी आगे तो कोई सवाल नहीं है। लेकिन पंजाब में 117 सीट में से 77 कांग्रेस को मिली थी। आज कितनी मिलेगी, वो चन्नी और सिद्धू के बीच में जो मैच चल रहा है उसमें कौन टॉस जीतता है, कौन बैटिंग करता है, वो देखना पड़ेगा। अभी चन्नी जी का ईडी के मार्फत से जो उनके भतीजे का बाहर निकला है और चन्नी जी का भी कुछ बाहर निकलने वाला है, उसके कारण कांग्रेस की छवि बहुत खराब हुई है। और सिद्धू जी तो अभी उनको तो लगा है कि मुझे तो अभी चीफ मिनिस्टर बनाने वाले नहीं है, क्योंकि राहुल जी ने नाम डिक्लेयर कर दिया चन्नी जी का। तो सिद्धू ने भी वो अपनी खेल खेल रहा है, वो किस तरह से उसकी वाइफ भी कोई अलग स्टेटमेंट दे रही है। तो कोई एक पार्टी में कितना विभाजन हो सकता है, कितनी बर्बादी हो सकती है, इसका एक उत्तम उदाहरण पंजाब कांग्रेस है, जिसके पास 5 साल के लिए वहां पर उनका शासन था। फिर भी आज जो चल रहा है पंजाब में, वो आप देखें तो इस तरह से वो कैसे जीतेंगे कांग्रेस का। और आम आदमी पार्टी वहां पर पिछले बार 20 सीटें लाई थी, शायद उनको ज्यादा सीटें मिले। ये पंजाब की परिस्थिति जो है वो कांग्रेस ने खुद अपने आप बिगाड़ दी है। वो मैं जो मेरा अवलोकन है वो मुझे लगता है। तो इस तरह से कांग्रेस को अगर ये पांचों स्टेट में से कहीं भी अपनी सरकार बनानी है तो पंजाब में फेवरेबल परिस्थिति थी, लेकिन अभी वहां पर भी परिस्थिति बहुत खराब हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो लास्ट टाइम सिर्फ 3 सीटें वहां पर मिली थी, वो 3 से 13 हो जाए, क्योंकि आज भी पीएम का वहां पर रैली हुआ था और वो कितना उसमें से सीट ज्यादा मिलती है वो देखने का बाकी रहता है। बाकी आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ अपना दम बता रही है, देखिए क्या होता है आगे। जी दीपचंद जी, आपकी ओर आना चाहूंगी। चाहे उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें या यूपी की ही बात कर ले, कई बार ऐसा होता है, कुछ सीटों का समीकरण ऐसा होता है कि वहां पर निर्दलीय उम्मीदवार हो या वहां की जो स्थानिक पार्टी है उसके उम्मीदवार है वो भी कड़ा मुकाबला दे जाते हैं। और कई बार ये भी देखा जाता है कि जो 2 बड़े पक्ष लड़ रहे हो और कसाकसी हो, तब कहीं ना कहीं जो छोटे दल है वो कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हैं, जो गोवा में भी देखा गया था। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में देखा गया कि भाजपा के लिए भी मुश्किल है और कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि उनके जो बागी नेता है वो खुद वहां पर निर्दलीय तरीके से लड़ रहे हैं। जी दीपचंद जी। जलपा जी, अभी मेरे योगेश भाई ने जो कहा ना कि पंजाब के अंदर चन्नी जी और सिद्धू जी के अंदर रसाकसी है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, कोई रसाकसी नहीं है। हम संगठन से कार्य कर रहे हैं। रही दूसरी बात, जो हम 5 साल के अंदर कैप्टन जी के काम के ऊपर हम वोट नहीं मांग रहे, हम चन्नी जी के 111 दिनों के नाम पर वोट मांग रहे हैं। मैं बताना चाहूंगा कि बिजली के रेट पूरे हिंदुस्तान से कम किए पंजाब सरकार ने, बिजली के बकाया कम किए पंजाब सरकार ने, पानी के रेट कम किए, और जो वहां पर जो रेत के मतलब ड्रग्स के जो 5 साल के अंदर चल रहा था कैप्टन जी के अंदर, उस चीज को हमने एकदम अंकुश लगा दिया। जितने भी वहां पर ड्रग्स माफिया थे उनके ऊपर सभी पे हमने कार्रवाई करवाई है चन्नी जी ने। और रही आप कह रहे हो कि आपकी सरकार है, मैं आपको स्पष्ट बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने तो चेहरा भी ऐसा दिया जिसका उन्होंने कहा कि हम पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे, इन ड्रग्स माफियाओं से हम ये कर देंगे। मैं आपको स्पष्ट कह दूं, चेहरा भी उन्होंने इस तरह का दिया है जिनका नशे से बहुत अच्छा लगाव है, जिनको सुबह और शाम वो नशे में ही रहते हैं। तो आप किस हिसाब से कह सकते हो कि पंजाब सुरक्षित हाथों में? पहली बार आज के तारीख में एफिडेविट के सिर्फ ऊपर आप लोग ये लिख के विकास दे सकते हैं। अगर आप उस चीज की पुष्टि कर रहे हैं तो आप एफिडेविट पे लेके, एफिडेविट पे 300 रुपए के एफिडेविट पे लिख के दे सकते हो। आप जो बात कर रहे हो वो एफिडेविट पे लिख के दे सकते हो। आप आपके ऊपर मैं जो बात कर रहा हूँ, आप जो बोल रहे हो सुबह शाम की ये चीज आप 1000 रुपए के एफिडेविट पे लिख के दे सकते हो। रही बात
को गुमराह ना करें, कृपया की हम जनता बात को कर रहे हैं। गुमराह ना करें। एफिडेविट पे आप जो बात कर रहे हो वो एफिडेविट के ऊपर लिख के लाइए, योगी जनता की तो को फैमिली गुमराह ना कहती है 2 करें, करोड़ नौकरियां देंगे, जनता आप को तो गुमराह स्पष्ट ना कह रहे करें। हैं ये लाख आपको परिवार बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है। 2 करोड़ जनता को गुमराह मत करिए। आप जो बात कर रहे हैं वो एफिडेविट जनता के को ऊपर लिख के ही डिबेट में आइए। अरे कांग्रेस पार्टी आपका पूरा आपको लगे कांग्रेस पार्टी सपोर्ट करा उड़ता कांग्रेस है, ये मान लेते हैं, इसीलिए आप दूसरों के ऊपर उंगली नहीं उठा सकते हो। आप इस बात की पुष्टि करते हो, आपने जो सीएम चेहरे हमारे भगवत मान जी के बारे में आपने जो बोला है उसकी आप पुष्टि करते हो तो मुझे रिटर्न में दीजिए। जनता को गुमराह मत कीजिए, जनता को गुमराह मत कीजिए। आपका ये दुगलकपन आपका जो है वो अभी सामने आ चुका है। कांग्रेस का दुगलकपन जनता के सामने आ चुका है। आप जनता को गुमराह मत कीजिए। आप पुष्टि करते हैं, आप जो चीज बता रहे हैं उसकी आप पुष्टि करते हैं। अगर आप उस चीज की पुष्टि करते हैं तो मुझे रिटर्न में दीजिए। रिटर्न लेके आप डिबेट में बैठिए। अगर आप उस चीज की पुष्टि करते हैं तो जनता को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जनता उतनी मूर्ख नहीं है जितनी आप कांग्रेस वाले समझते हो। क्या समझते हो आप कांग्रेस वाले मिलके कि कुछ भी उल्टा सीधा आके डिबेट में बोलेंगे और जनता सुन लेगी? मैं तो कदे ही चुप नहीं बैठूंगा और जनता भी चुप नहीं बैठेगी। उसका परिणाम आपको पंजाब के चुनाव क्या जो लगता है गोवा वोटिंग में हुआ क्या है पक्ष उसके रिजल्ट बदलाव आपको नहीं उसका होगा? परिणाम एफिडेविट के भुगतना बाद पड़ेगा। मुद्दे पर आ जाते हैं, पंजाब का मुद्दा नहीं है आज। क्या बिल्कुल लगता है बिल्कुल मुझे ये एफिडेविट, कहना मिहिर है। जी क्या सबसे लगेगा? पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल जी की बात करें तो कहीं ना कहीं गोवा में लास्ट 2017 में जो बदलाव देखा गया था उसमें से उन्होंने शुरुआत की कि कैसे प्रत्याशी योग पर जनता भरोसा कर सके, इसीलिए पहले ही उनकी एफिडेविट करवा दी। ये अलग बात है कि फिर कांग्रेस ने भी वही चीज करी थी। क्या लगता है उसका बेनिफिट क्या होगा? गोवा की जनता क्या अपना फैसला दे पाएगी इस बात पर? जल्पा जी, जब जब परिवर्तन की बात आती है तब तक हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल साहब ने ही पहल की है। अरविंद केजरीवाल सर ने सबसे पहली बार जब जनता के मुद्दों को लेके अपना घोषणा पत्र जब बनाया, वो देख के भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल जी ने जो जो अपना मैनिफेस्टो बनाया उसमें जो पॉइंट कवर किए वो सारे पॉइंट को कॉपी पेस्ट करके बाकी सारी पार्टियों ने पहली बार जनता के मुद्दे अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में डाले। जब बात कर रहा हूं मैं एमएलए के एफिडेविट की, तो ये शुरुआत भी अरविंद केजरीवाल सर ने की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब जब जनता की सेवा करने का मौका अरविंद केजरीवाल सर को जहां जहां मिला है, वहां वहां अरविंद केजरीवाल सर ने अपनी अपनी आवाज बुलंद की है और अपना काम बुलंद किया है। इसलिए दिल्ली की जनता तो उनसे प्यार करती है, लेकिन आज गोवा की जनता भी उनसे इतना ही प्यार करती है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कांग्रेस वाले जो लोग हैं उनका सुनने की क्षमता उन लोगों में नहीं रही है। सुनने की क्षमता वो गवा चुके हैं। क्यों गवा चुके हैं? क्योंकि उनको मालूम है कि उनके कांग्रेस के विधायक भी कांग्रेस के हाथ में नहीं है, वो भी चले जाते हैं कूद कूद के। उनको भी मालूम है कि प्रियंका जी जब दिल्ली का मैनिफेस्टो कॉपी पेस्ट करती है ना, तब कांग्रेस के कार्यकर को भी शर्म आती है कि कांग्रेस के पास अपना कोई मुद्दा खुद का नहीं है कि जो मैनिफेस्टो में डाल सके। मैं तो इनको आमंत्रित करना चाहूंगा आम आदमी पार्टी में, कांग्रेस के जो भाई बैठे हैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं कि अगर आप सच में जनता की सेवा करने के लिए आए हो तो आ जाइए आम आदमी पार्टी में, क्योंकि आपके जो प्लेटफॉर्म कांग्रेस के नहीं जो है यहाँ नेशनल पर लेवल के नेता किसी भी है। पक्ष बदलाव करना निकल। यहाँ पर प्रशांत जी जी आपकी और बिल्कुल। जी प्रशांत जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर मुद्दा तो ये है, अगर मैनिफेस्टो की बात चली है तो चाहे यूपी की बात करें, उत्तराखंड की बात कर ले या गोवा की बात कर ले, मैनिफेस्टो देखकर तो ऐसा लगता है कि चाहे कोई भी जीत जाए, जो भी जीतेगा उससे जनता के लिए तो उनकी जीवन शैली स्वर्ग हो जाएगी। इतने अच्छे अच्छे मैनिफेस्टो आए, वो हम हिंदी में लाभ या कहावत बोलते हैं हर स्वप्न। वक्त, गरीबों की थाली में पुलाव आया है, देखो हमारे शहर में चुनाव आया है। जिन गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, यहाँ सब लोग पुलाव और खैरात बांटने निकल जाते हैं। और एक चीज इस बार सबसे बड़ी देखने को मिली, पिछले इतने सालों से जो हम नहीं सुन रहे थे, मुफ्त में बिजली, मुफ्त में खेती, मुफ्त में सिंचाई। अरे भैया मुफ्त क्या, हमारे घर में एक जो तीली आती है वहां से हमारा टैक्स शुरू हो जाता है। और पूरे देश में पूरे देश की जनता बहुत सारा टैक्स भरती है। तो ये टैक्स के पैसों से सब आप कर रहे हो। यूपी की अगर बात करें तो सबसे महंगी बिजली यूपी में है, सबको पता है। जो स्टेट में बिजली 15-20 रुपए होती है, यूपी में 75 रुपए में किसानों को बिजली मिलती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो ये 58 सीट जो पहले मतदान हो चुका, आज 55 का भी हुआ, वहां पर ही हुआ है।
तो वहां पर हाईएस्ट मतलब जो रेट बिजली का है 75 रुपए में बिजली है पहली बार। यूपी में आप नहीं मानोगे वैसे भी बिजली का फिस्कल डेफिसिट है। जो फिस्कल डेफिसिट जिसको बोलते हैं कि यूपी में बिजली की रिक्वायरमेंट 28,000 मेगावाट की है, उसके सामने उनके पास प्रोडक्शन जनरेशन सिर्फ और सिर्फ 23,000 मेगावाट का है। तो वैसे ही 5,000 वो बाहर से लाते हैं। हमारे गुजरात में सरप्लस है, गुजरात में हमारे पास एक्स्ट्रा वो रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी है। यूपी में तो सोर्सेज भी नहीं है, वहां पर कोई स्कीम लागू भी नहीं की गई है सोलर की, रिन्यूएबल की। तो इतने डेफिसिट में आप फ्री बिजली 300 यूनिट की कहां से लाओगे? कोई भी स्टेट, कोई भी पक्ष की बात कर लो आप। तो ये फ्री वाली बात मुझे कहीं पता नहीं मेरे गले उतरती नहीं है। तो मैनिफेस्टो जब भी बनता है हर एक, मैं क्लियर कर सकता हूँ सर कहाँ से आएगा ये, मैं क्लियर कर बताइए सकता हूँ सर, सर। आप प्रशांत जी को अपनी बात क्लियर करने दीजिए। वन बाय वन आते हैं सबकी ओर, वन बाय वन आते हैं। जी प्रशांत जी कंटिन्यू कीजिए। दीपचंद जी आपकी ओर भी लौटेंगे समय रहा तो। जी प्रशांत जी कंटिन्यू कीजिए। ठीक उसी तरह मुफ्त में स्कूटी बांटने की बात आई, तो भाई आप जिस स्टेट में हो वहां पर ही स्कूटी दे दो वो लड़कियों को। ऑलरेडी आपकी सरकार चल रही है, तो यूपी में ऐसा खास क्या है कि लड़कियों को स्कूटी देनी पड़ेगी, यहाँ पर बिजली फ्री देनी पड़ेगी? तो जिनकी जहां सरकार चल रही है वहां इतना फ्री कर दो आप, तो भी बहुत है। हमारे गुजरात में हम तो बिजली का रेट बहुत 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 पे करते हैं। सोलर की पॉलिसी में ऑलरेडी जिसने सोलर इंप्लीमेंट किया है वो लोग सोलर की सब्सिडी लेने के लिए चक्कर काट रहे हैं सचिवालय के, सेक्रेटरीट के, उनको नहीं मिल रही है। तो जहां आपकी है वहां वहां पर फ्री दे दो, तो बाकी नए में कैसे आएगी वो ऑटोमेटिक हमको पता चल जाएगा। बट ये जो आप फ्री शब्द बोल रहे हो वो हमको कहीं ना कहीं बहुत ही पेन कर रहा है। जी जी मिहिर जी। जी बिल्कुल सर, आपने जो बात कही है उसको मैं सराहता हूं, क्योंकि फ्री हम हमारे जेब से नहीं दे रही है। आम आदमी पार्टी कुछ दे रही है तो आम आदमी पार्टी अपनी जेब से नहीं दे रही है, वो जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। वो ही पैसा पूरी तरीके से सिर्फ और सिर्फ जनता के काम में लगे, ये ध्यान रखने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। अब आपने जो बहुत अच्छी एक चीज आपने बताई कि जैसे गुजरात पावर सर्कुलर स्टेट है, फिर भी 27 सालों में एक भी रुपया कम नहीं हुआ है बिजली के दाम में। ठीक है, वो आप जरा नोट करिएगा। आपने एक और अच्छा सवाल पूछा कि आप यूपी में अगर फ्री बिजली की बात कर रहे हो तो वो आएगी कहां से, आप मैनेज कहां से करोगे वो चीजें। तो सर इसमें बहुत ही बढ़िया आपने क्वेश्चन किया है, क्योंकि आज से पहले ना किसी भी पार्टी ने आम आदमी पार्टी को या आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को, ना तो आम आदमी पार्टी के सीएम दावेदार को ये सवाल किया है, क्योंकि उनको पता है कि एक ब्लूप्रिंट जो है वो आम आदमी पार्टी हमेशा लेके चलती है। सर इसमें ये थोड़ी मुफ्त बजट बिजली वाली की, बात है, लेकिन वो फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है। नहीं मैम, इसमें क्या है, हर एक बंदे के जी पास ये फॉर्मूला है जो बंदा जनता की सेवा करना चाहता है, जो तहे दिल केजरीवाल जी से बता और रहे थे सच्चे कि मन आम से। आदमी पार्टी के पास ही वो फॉर्मूला है। चाहे समाजवादी जी पार्टी ने बिल्कुल, जब बात की थी कि 300 यूनिट हम फ्री बिजली देंगे, तब केजरीवाल जी वो दौरे पर थे फॉर्मूला, यूपी के। जी जी बिल्कुल, वो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ इसीलिए आम आदमी पार्टी के पास है क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ बोल वचन पे नहीं, कैलकुलेशन के साथ आगे चलती है। और आम आदमी पार्टी स्टेट का जितना भी बजट बनाती है वो बजट में घोटाला और भ्रष्टाचार जीरो होता है। इसीलिए ये भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है, बाकी सारी पार्टी के पास नहीं है। भ्रष्टाचार जीरो करना और एक भी रुपया इधर उधर ना जाए उसका ध्यान रखना, ये फॉर्मूला सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है। इसीलिए आम आदमी पार्टी जनता का जो पैसा है वो पूरी तरीके से जनता के काम में ही आए, ये व्यवस्था खड़ी करती है। अगर आप विधायकों को आप अगर बिजली मुफ्त दे सकते हो, विधायकों के बिल का पानी का पैसा आप फ्री कर सकते हो, तो जनता के पानी क्यों मुफ्त ना करें हम, जनता की बिजली क्यों मुफ्त ना करें हम। इसीलिए ये जो जनता के प्रश्नों का जो फॉर्मूला है वो सिर्फ आम आदमी पार्टी के पास है। थैंक यू जी जल्द। जी योगेश जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं मिहिर जी की बात से बहुत प्रभावित हुआ हूं कि प्रजा के टैक्स के पैसे सब इस तरह से फ्री सिस्टम में डाले गए हैं। मेरा कहना यह है, फ्री वाली बात जो है प्रजा को निर्माल्य बनाने के लिए है। प्रजा के लिए रोजगारी आप देने की बात करो, कहीं रोजगारी की बात तो करते नहीं। रोजगारी बढ़ाओ, प्रजा को कमाने का 2 पैसा उनके घर में आए, ऐसा बोलो। मुफ्त की बात जो है वो मेरे ख्याल से इकोनॉमिक के हिसाब से, अर्थशास्त्र के हिसाब से बहुत डेंजरस है। और इससे क्या होगा कि प्रजा को सिर्फ मुफ्त या मुफ्त मिलेगा, उसके सिवा काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा।
खाना मुफ्त मिलेगा, पानी मुफ्त मिलेगा, अनाज मुफ्त मिलेगा, बिजली मुफ्त मिलेगी। अरे भाई, इनको रोजगारी दो। आप कहाँ तक ये, और जो प्रजा के टैक्स के पैसे आते हैं कोई विकास के काम में लगाओ। पब्लिक को फ्री देने के बदले उसको इस तरह से रोजगारी पैदा करो, या तो कोई इंडस्ट्री खड़ी करो, या ऐसा कोई रोजगारी के लिए कोई फॉर्मूला सोचो। ये फ्री की बात जो आम आदमी पार्टी ने शुरू की है, बाकी की सब पार्टी आपने बताया वैसे कॉपी पेस्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत डेंजरस फॉर्मूला है प्रजा के लिए और स्टेट के लिए, बहुत नुकसान करेगा, ये मेरा मानना है। जी, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, सॉरी समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज का हमारा मुद्दा ये था कि जिस तरीके से हमने देखा कि आज यूपी में दूसरे चरण की 55 सीटों पर चुनाव हुआ, गोवा में भी आज चुनाव हुआ, मतदान किए गए, उत्तराखंड में भी आज मतदान हुआ। अब जीत किसकी, चाहे हम गोवा की बात कर ले या फिर यूपी की अगर दूसरे चरण की भी बात कर ले तो सर्वाधिक सीटें भाजपा को मिली थी। गोवा में 7 स्थान में बीजेपी है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी सर्वाधिक सीटों के साथ भाजपा ने सरकार बनाई थी। क्या इसका पुनरावर्तन हो पाएगा या फिर कोई परिवर्तन आएगा? अगर परिवर्तन आता है तो कौन लाएगा, कैसे लाएगा? आम आदमी पार्टी भी इस बार मैदान में है। अगर गोवा की बात करते हैं तो टीएमसी भी है। चतुष्कोणीय वहां पर जंग भी हम कह सकते हैं। फायदा किसे, नुकसान किसे, या फिर अगर हम जनता की बात कर ले तो जनता को क्या लाभ मिलेगा, या कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो अभी तक नहीं पूरे हो पाए हैं? और सभी ने मैनिफेस्टो में ऐसे तो वादे बहुत किए हैं, लेकिन जनता ने चलो आज मत भी अपना दे ही दिया है। 10 मार्च को पता भी चल जाएगा कि किसकी कितनी सीटें आती है, किसे जनता ने सत्ता स्थान पर बिठाना मुनासिब माना है, क्या वो वादे पूरे हो पाएंगे। तो आप सभी को इंतजार तो 10 मार्च का है। तभी तक के लिए आप भी जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। ज़्यादा खबरों के लिए नमस्कार।